स्टूडेंट्स, आई होप आप सब मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। अभी मैंने हाल ही में मैट्रिक चैप्टर खत्म किया है, जिसके वीडियो लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, नया चैप्टर सारणिक, जिसे इंग्लिश में हम डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की जरूरत क्यों पड़ी या कैसे आई, आज इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले यही देख लेते हैं कि अर्थात या आई कैसे। ठीक है, डिटर्मिनेंट आई कैसे। तो मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। क्लियर है? ये बताइए, अगर मैं समीकरण 1 से कहूं तो क्या ये आ सकता है a1x इक्वल टू माइनस b1y। मान लेते समीकरण कौन सा है, ये 3। ऐसा हो सकता है, मैंने इसको क्या कर दिया, उस साइड ट्रांसफर कर दिया है। और सेम काम यहां भी अगर मैं कर दूं a2x इक्वल टू माइनस b2y, ये समीकरण नंबर कौन सा, 4। ठीक, इतनी बात हो गई। अगर मैं x और y टर्म को रिमूव करना चाहता हूं, उसे हटाना चाहता हूं, तो बताइए कैसे हटाऊंगा। क्या मैं इन दोनों समीकरणों को डिवाइड कर दूं तो x इससे गायब हो जाएगा, y यहां से गायब हो जाएगा। ओके, तो डिवाइड कर दीजिए, 3 डिवाइडेड बाई 4। तो बताइए क्या हो जाएगा, a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। देखो यहाँ ये माइनस बटे ये माइनस होगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, अपने आप प्लस हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब जो है बात है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 गुणा, तो क्या आ जाएगा, a1 b2 इक्वल टू a2 b1। या इसको इस साइड पक्षांतर कर लो, तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्या ये बात समझ में आई? ये जो व्यंजक आया है a1 b2 माइनस a2 b1, इस व्यंजक को हम किस तरह से लिख सकते हैं। व्यंजक मतलब फंक्शन समझिए, व्यंजक a1 b2 माइनस a2 b1 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, a1 a2 b1 b2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को किस तरह से निरूपित कर सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से निरूपित किए गए व्यंजक को ही क्या कहते हैं, हम डिटरमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट। अर्थात ये जो व्यंजक है इसे क्या कहते हैं, और इसे ही डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसका नोटेशन कैसा होगा, इस तरीके से होगा, और उसका नाम क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। क्लियर है बात? तो वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। देखिए, हमने इस चीज को ऐसे निरूपित किया था, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1 r1 में a2 b2 r2 में इक्वल टू किसका होना चाहिए, a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है? मतलब अगर इसी चीज को ऐसे लिखें तो दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी ना, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं डिटरमिनेंट्स के बारे में। अच्छा, कभी कभी बच्चे जो होते हैं, ये जो लगाया गया इस तरीके से लिखा होता है, तो इसे जो बच्चे मॉड ए भी पढ़ लेते हैं। ठीक, इसे आपको मॉड ए नहीं पढ़ना, मतलब अगर इस टाइप में लिखा होगा ये तो मॉड ए ही है, लेकिन अगर डिटरमिनेंट के टॉपिक में जा रहा है तो आप उसे डिटरमिनेंट ए ही पढ़ेंगे। क्लियर?
क्या है ये? डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 a2 एंड b2। ठीक है, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, ये जो डिटर्मिनेंट लिखा गया है इसमें देखिए कितनी रोज है, एक रो दो रो, और कितनी कॉलम्स है, एक कॉलम दो कॉलम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जितने भी डिटर्मिनेंट बनाएंगे उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। फॉर ऑल डिटर्मिनेंट्स, मतलब सभी डिटर्मिनेंट के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मतलब जितने रोज होंगी उतनी क्या होंगी, कॉलम्स होंगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह एक n बाई n या n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्रिएट होगा। क्लियर बात। डिटर्मिनेंट भी एक हमारा मैट्रिक्स की ही तरह होता है। जैसे मैट्रिक्स हम कैसे लिखते थे, इस तरह से लिखते थे ना, ऐसे, यहां बड़े ब्रैकेट के अंदर a1 b1 a2 b2 ऐसे लिखते थे ना बड़े ब्रैकेट में। बस डिटर्मिनेंट्स में क्या हो जाता है, यही बड़ा ब्रैकेट जो है टू स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, इस तरह से। जबकि जो हमारा मैट्रिक्स होता है वह एक अलमारी होता है जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं अपनी अपनी पोजीशन ग्रहण किए होते हैं, मतलब अपने अपने पोजीशन पर रखे हुए होते हैं। और ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है एक वैल्यू देता है, एक मान होता है, एक संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। देखिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे ये आया है, अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था ना। तो ये जो है ये इसका एक क्या है, संख्यात्मक मान है। अर्थात मैट्रिक्स जो होता है वो एक अलमारी होती है जहां पे एलिमेंट्स जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट जो होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात संख्यात्मक मान होता है। क्लियर है बात इतनी? ओके, नेक्स्ट। तो जैसे इसका ऑर्डर क्या था, 2x2, ठीक, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो 2x2 ऑर्डर हो गया। सेम इसका भी उसी तरीके से ऑर्डर होता है। तो बताइए कितनी रोज है इसमें, एक, दो रो एंड 2 कॉलम्स। तो ये भी कितने का है, 2x2 का। एक बात हमेशा याद रखना, डिटर्मिनेंट जो होता है वो ऑलवेज स्क्वायर का होता है। किसका होता है, ये स्क्वायर वाला होता है। इसलिए इसका जब भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर तैयार होता है वह आता है 2x2, 3x3, 4x4 डॉट 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 करके होगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो हम जो है इसे ऐसे बोलते हैं, अगर 2x2 का है तो बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 की है तो बोलेंगे थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 4x4 की है तो बोलेंगे फोर्थ ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और 5x5 होगा तो फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, सेवंथ ऑर्डर। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, जैसे इसमें a1 b1 a2 b2 मैट्रिक्स में वो जो चारों थे वो एलिमेंट कहलाते थे, वैसे इसमें भी ये जो चारों हैं ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। मतलब a1 b1 a2 b2 ये सब के सब क्या है, एलिमेंट्स। क्लियर है इतनी बात? ओके, इसमें देखिए एलिमेंट्स को जब सॉल्व किया है तो ये दो टर्म आए हैं, दो टर्म आए हैं ना, तो इन दोनों टर्म्स को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स का टर्म। किसका टर्म्स है ये, डिटर्मिनेंट। अर्थात a1 b2 एंड a2 b1 ये किसके टर्म्स हैं, डिटर्मिनेंट्स के, टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अर्थात सारणिक के पद। ठीक, जैसे ये सारणिक के एलिमेंट्स थे चारों, वैसे ये दोनों क्या है, सारणिक के पद हैं। अगला सवाल क्या है, इसमें अगली इंफॉर्मेशन, ये जो वैल्यू है a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, या जो होता है वो वैल्यू होता है किसका, डिटर्मिनेंट का। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अर्थात
सारणिक का मान। अभी हमने बताया था ना कि सारणिक जो होती है एक संख्यात्मक मान अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है, जबकि ये क्या होती है, केवल अरेंजमेंट होता है। क्लियर है यह बात? ओके, अब देख लीजिए कि डिटरमिनेंट्स को हम डिनोट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ए एक मैट्रिक्स दी हुई है और मुझसे कहा जाए इसका डिटरमिनेंट बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे, बस केवल इस बड़े ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू स्ट्रेट लाइंस, ऐसे जैसे यहाँ पे ये लगी हुई है सेम टू सेम। तो क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट्स वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको डिनोट कैसे कैसे करते हैं, देखिए ये जो अगर हमसे कहेगा तो ए को कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, या इस तरीके से भी दिखाते हैं डेट ऑफ ए, DET मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे छोटे ब्रैकेट में लिख के, ठीक है, या डेल्टा से दिखाते हैं, ऐसे करके डेल्टा भी लिख देंगे, तब भी क्या हो जाएगा, वो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू देगा। इसे डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक, डेल्टा। क्लियर है इतनी बात? या कभी कभी हम कैपिटल डी से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको डिनोट करने के लिए ये हमारे पास चार चीजें हैं। जैसे इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हमने आपको बताया था ना, या तो टू स्ट्रेट लाइंस के बीच में ऐसे लिखा होता था, या ऐसे करके ऐसे कवर किया जाता था, या ऐसे कवर किया जाता था, या इस तरीके से कवर किया जाता था ना। उसी तरीके से डिटरमिनेंट्स को भी इस तरह से दिखाया जाता है। इसका नोटेशन है ये, ठीक, नोटेशन थे ये। ओके, तो वीडियो पॉज करके आप एक बार पूरा लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट्स में कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करते हैं और कैसे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई मैट्रिक्स ए दी होती थी तो उसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करते थे, क्या करते थे, हम ऑर्डर का मल्टीप्लाई करा देते थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते थे। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स, 2 × 2 इक्वल टू कितना, 4, अर्थात कितने एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हैं कि नहीं। उसी तरीके से इसमें डिटरमिनेंट में भी हम एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। जैसे 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2 × 2 4 एलिमेंट, 3/3 की होगी तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक। 4 × 4 की होगी तो 4 × 4 की होगी तो 4 4 जा 16। तो इस तरीके से आ रहा है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है। इसका मतलब अगर हमारी मैट्रिक्स n/m की है तो क्या होगा, n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। कितने एलिमेंट्स होंगे, n स्क्वायर एलिमेंट्स। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे डिटरमिनेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू n स्क्वायर, वो भी डिटरमिनेंट्स किस ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का, ठीक। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे, कितने पद होंगे उसमें, नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो होता है फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n को कैसे लिखते हैं, ऐसे n लिख देते हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन और उसके नीचे एक बिंदी लगती है तो उसे बोलते हैं फैक्टोरियल से। और फैक्टोरियल n को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लीजिए, वैसे ये 11th क्लास में अच्छे से समझाया गया होगा, देखिए। फिर भी फैक्टोरियल n कैसे सॉल्व किया जाता है, n इससे एक कम, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम, और कहां तक जाएंगे हम, 3 to 1 तक, अर्थात 1 तक हम सबका गुणा करते हुए चले जाएंगे। जैसे मुझसे किसी ने कहा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे, 2 को पकड़ेंगे, इससे एक कम संख्या लिखेंगे, 2 से कम 1 होता है तो 1 ही तक तो जाना था मुझे, तो 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2। अगर कोई बोले फैक्टोरियल 3 का मान बता दो, तो 3 × 2 × 1, देखिए 3 से 1 कम, फिर इससे 1 कम, तो 3 × 2 × 1 कितना आ जाएगा, 6। कोई बोले फैक्टोरियल 4 का मान बताइए, तो 4 × 3, 4 से 1 कम 3,
3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, तो 4 × 12 दूनी 24। ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई कहे फैक्टोरियल 5 का मान बता दीजिए, तो बताइए क्या 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं? देखिए यहां के बाद यही 4 3 2 1 होगा, और 4 3 2 1 को क्या होता है? फैक्टोरियल 4 ही तो बोलते हैं। हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मान हमें पता है कितना होता है 24, तो 5 इंटू 24, तो बताइए कितना आ जाएगा दोनों का गुणा करने पे? 5 चौका 20, 5 दूनी 10 12, 120। क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू बता सकते हैं, अर्थात जितने भी फैक्टोरियल का बोलेगा उस नंबर से एक कम करते 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 कहां तक पहुंच जाएंगे? 1 तक, और सबका एक साथ क्या कर देंगे? गुणा। हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? फैक्टोरियल की। तो बताइए यहां पे कितने टर्म्स होने चाहिए? किस ऑर्डर की है ये डिटरमिनेंट? सेकंड ऑर्डर की। तो बताइए 2 फैक्टोरियल होगा कि नहीं? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 1 अर्थात 2। और देखिए सच में 2 ही टर्म्स हैं, एक टर्म्स ये और एक टर्म ये। क्लियर है बात? ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स हम पढ़ते क्यों हैं, अर्थात उसका यूज क्या है मैथमेटिक्स में, ये देखेंगे। ठीक है। जैसे ये डिटरमिनेंट देखिए हमने कहां से प्राप्त किया था? इस वाली इक्वेशन से ना, a1x + b1y = 0, a2x + b2y = 0। ये दो समीकरणों को सॉल्व करने से ये आया था। तो इस टाइप के समीकरण को हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन, अर्थात युगपत समीकरण, या बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, रैखिक समीकरण। ठीक है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं जैसे इन दो समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो होता है और भी कई तरीके हैं ना, जैसे हमारे पास कौन सा है? विलोपन विधि, कई बार मैं यूज कर चुका हूं, जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है क्या? बाह्य गुणनखंड विधि, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और जो होता है ग्राफ मेथड भी होता है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के इतने सारे तरीके हैं, लेकिन उन्हीं तरीकों में से एक तरीका क्या है? डिटरमिनेंट्स की सहायता से इसको सॉल्व करना। ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरी बात क्या होती है, जैसे मान लो इसी को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं कैसे करते हैं, हालांकि आगे मैं पढ़ाऊंगा पूरी तरीके से। तो बताइए क्या मैं इसे जो है इसको मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में डायरेक्ट ना कन्वर्ट करके पहले कन्वर्ट करूंगा कहां पे ले जाके हैं? मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो क्या मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है इसे? x y और = 0 0। ठीक। आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, a1 b1 को उठा के इस पे रखेंगे, तो a1x के साथ a1x + b1y, देखो a1x + b1y = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a2x + b2y = क्या हो जाएगा? 0। ऐसा होगा ना, आप भी समानता के नियम से ये 0 के बराबर हो जाएंगे। तो जो चीज ये वाली लिखी गई है पूरी की पूरी इक्वेशन, वही चीज ये भी लिखी गई है। अब क्या करते हैं, यहां से जो है हम x और y की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेते हैं। किसकी सहायता से? डिटरमिनेंट्स की सहायता से, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ओके, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि जैसे ये दोनों इक्वेशन दी गई हैं, तो हमने जो है इनके बारे में कई बातें पढ़ी हुई हैं कि कैसे इनके रूट्स फाइंड करते हैं, कैसे पता चलता है कितने रूट्स होंगे, ये सब चीजें ना। तो वो चीजें भी कहां से फाइंड आउट की जा सकती है? यहां से। जैसे रूट्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? अगर a1/a2 ≠ b1/b2 है, a1/a2 ≠ b1/b2 होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसका केवल यूनिक रूट होगा। कैसा रूट होगा? यूनिक रूट्स होंगे। ठीक, अर्थात अद्वितीय सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, केवल और केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, केवल x की वैल्यू 1 मिलेगी, y की वैल्यू 1 मिलेगी। क्लियर है? तो ये चीज अगर ध्यान से देखो तो ये इधर आ जाए तो बताओ क्या हो जाएगा? a1 b2 -
A2B1 या B1A2 इक्वल नॉट इक्वल टू 0, यही होगा कि नहीं? अब बताइए ये वाला जो टर्म्स लिखा गया है, क्या ये वाला टर्म्स जो है हमारी इस वाले टर्म से मैच खा रहा है? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो है डिटर्मिनेंट्स की सहायता से ये भी बता सकते हैं इसके रूट जो हैं यूनिक होंगे, इनफाइनाइट होंगे या किसी और फॉर्म में होंगे। क्लियर है बात इतनी? ओके, तो वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। अब हम जानेंगे डिटर्मिनेंट्स की डिफिनीशन क्या है। ठीक है, इतना सब कुछ बता दिया तो क्या डिफिनीशन नहीं बता सकते हैं आप? ठीक, बताइए डिटर्मिनेंट्स की डिफिनीशन क्या होगी? ये डिटर्मिनेंट्स कैसा है? हमारे वर्ग आव्यूह जैसा ही है ना, है वैसा ही। और ये उस वर्ग आव्यूह का ये क्या दिया गया है? वैल्यू। क्या दी गई है? वैल्यू। अर्थात सारणिक किसी वर्ग आव्यूह का मान होता है, या इस तरीके से हम इसी बात को बोल सकते हैं कि सारणिक जो होता है या डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक अद्वितीय नंबर होता है। ये देखिए, ये एक अद्वितीय नंबर ही तो होगा, एक अद्वितीय नंबर होता है जो किसी आव्यूह से अटैच्ड होता है, एसोसिएट होता है। ओके, दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट is a unique number which is attached with या associated with matrix, a matrix। ओके, और भी मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर वाला। ठीक, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स कैसा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फॉर्म होता है। क्लियर है? ओके, एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स। बात क्लियर? डिफिनीशन क्लियर हो गई? ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। हम जो है डिटर्मिनेंट चैप्टर में केवल थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, 3/3 ऑर्डर। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जनरेट कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे आपको थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट दिखाता हूँ। ओके, तो ध्यान से देखिए, जैसे उसमें हमने जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन लिए थे, तो अब थर्ड ऑर्डर का बनाना है तो 3 लेने पड़ेंगे। a1x b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0, a3x plus b3y plus c3z equal to 0। ये हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं? 3। ओके, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने अभी पीछे जो है 4 मेथड्स बताए थे ना, जिसमें से एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं उसका यूज यहाँ पे करूंगा। मैं किन दोनों में यूज करूंगा? सेकंड एंड थर्ड में। तो सेकंड एंड थर्ड में वज्र गुणनखंड विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड एंड 3 में वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो वज्र गुणनखंड विधि क्या होता है? ऐसे लिख लो x, फिर यहां लिख लो -y और यहां लिख लो क्या? 1। इतनी बात तो आपको पता है। फिर क्या करते हैं? अपान, उसके बाद इक्वल का साइन। क्लियर हो गया? अगर आप नहीं पढ़े हैं हाई स्कूल में, यहां देख लीजिए। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करते हैं? देखिए, इन्हीं दोनों समीकरण में लगा रहे हैं सेकंड और थर्ड में। तो x के नीचे क्या लिखेंगे? ये x वाला जो है बंद करेंगे यहाँ। फिर क्या करेंगे? b2 और c3 वाला, इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो बताइए इसका कोफिशिएंट कितना y का? b2। यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं देखते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है सेम टू सेम पूरा लिख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 लिखा होता सीधा 5 से ही गुणा हो जाता। ठीक, तो कोफिशिएंट नहीं देखेंगे, जो पूरा लिखा पूरे से। तो b2
इंटू क्या हो जाएगा C3Z, B2 इंटू C3Z। फिर क्या करते हैं, जब इसका मल्टीप्लिकेशन यहां करने लगते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह? माइनस का। तो बताइए C2Z इंटू B3, C2Z इंटू B3। क्लियर हो गया? ओके। अब सेम इसी तरीके से y वाले टर्म्स को लिखते हैं। तो ये -y है तो इसको ऐसे बंद करेंगे, A2 का गुणा किसमें करेंगे? C3Z में। यही तो दोनों दिख रहे हैं बस। तो A2 इंटू C3Z, फिर क्या? माइनस सिग्नेचर। A3 का मान गुणा करेंगे C2Z में, तो A3 इंटू C2Z। ओके। फिर क्या करते हैं, ये लास्ट वाला बंद कर लेते हैं और इनके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो बताइए x का कोफिशिएंट A2, y का B3, तो A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3, B2 इंटू A3। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। अब आपको समझ में आ गया इसे क्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए हम कैसे गुणा कर रहे थे, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो ये क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करा रहे थे, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस हिसाब से जो हमें x और y की वैल्यू बहुत जल्दी मिल जाती है। बताइए x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो मैं क्या इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को बराबर कर लूं? तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो बताइए x इक्वल टू, इधर इसका क्या हुआ? डिवाइड हुआ है, इधर क्या जाएगा? गुणा हो जाएगा 1 के साथ। तो B2C3 माइनस C2B3 इंटू Z डिवाइडेड बाई A2B3 माइनस B2A3। देखिए यहाँ पे Z था, यहाँ पे Z था, दोनों जगह Z था, तो हमने क्या कर लिया उसे कॉमन। ओके। नेक्स्ट इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से? y। देखिए यहाँ पे क्या है? -y लिखा हुआ है। अगर मैं माइनस साइन नीचे लेके आ जाऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये जो माइनस में लिखा है ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या मैं A3C2 को यहां पहले लिख दूं इस साइड में? यहां से ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, और माइनस का गुणा भी कर रहा हूं, तो A3C2, और ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा इस माइनस की वजह से? माइनस में, तो माइनस A2C3 इंटू, देखो यहां भी Z यहां भी Z, दोनों में Z है तो क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्लियर? और नीचे क्या है इसके? इन दोनों को बराबर किया ना इस बार, तो ये वहां गया, तो नीचे ये बटे में क्या लिखा हुआ है? A2B3 माइनस B2A3। क्लियर हो गई बात इतनी? बताइए हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे? इस x और y का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे। जैसे याद कीजिए पीछे हम मैट्रिक्स में सॉल्व किया करते थे, क्वेश्चन को लेके आते थे, दो इक्वेशन होता था तो बनाते थे, उन्हें सॉल्व करते थे, x की वैल्यू निकालते थे, फिर समीकरण 1 या 2 में रख देते थे। सेम काम यहाँ भी, x की और y की वैल्यू कहाँ रख देंगे? हम समीकरण नंबर 1 में, तो रख देते हैं। हाँ ओके, देख A1 द वैल्यू ऑफ x इज इतना, रखिए यहां पे क्या लिखा है? B2C3 माइनस C2B3 इंटू Z, और अपान में ये होगा, अभी मैं अपान में लिखा हूं केवल, प्लस क्या है ये? y की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे पहले B1 है, फिर y की वैल्यू दी गई है कितनी? A3C2 माइनस A2C3 इंटू Z। ओके, इतना, और अपान में ये वाला, ये तो रहेगा दोनों के साथ, ठीक है, लेकिन वो दोनों के साथ तो रहेगा। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये वाली वैल्यू जो लिखी गई है सेम टू सेम वही वैल्यू ये भी है, नीचे दोनों वही है, तो दोनों के नीचे एक आ जाएगा, यही सेम टू सेम।
फिर जैसे हम ये वाला सॉल्व करते थे ना 1 + 1/2, तो 2 का गुणा 1 में 2 × 2 + 1/2, तो इन दोनों को ऐसे करके दोनों के नीचे आ जाता था ना। सेम टू सेम वैसे करेंगे। इसके नीचे ये बटा में होगा, इसके नीचे बटे में होगा ये वाला, और जेड के नीचे कुछ नहीं होगा सी जेड के। तो क्या करेंगे हम इसको, जैसे यहाँ ये मल्टीप्लाई करा दिया तो वैसे इन दोनों के नीचे बटे में ये आएगा दोनों, इसका क्या करा देंगे इस पे मल्टीप्लिकेशन, तो C1Z इंटू इतना आ जाएगा। तो लिख लेते हैं C1 इंटू A2B3 माइनस B2A3 इंटू जेड इक्वल टू 0। बताइए अब जब वो आ गया वैसे, तो जैसे यहाँ इन दोनों के नीचे ये 2 आ गया था, अगर ये इक्वल टू 0 होता तो ये वाला 2 उधर जाके गुणे में 0 हो जाता, क्योंकि इस साइड में क्या है 0। तो इसके बटे में, तीनों के बटे में कुछ भी आए वो 0 से पंगा लेने के बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, क्या पूरे इक्वेशन में हम जेड से भाग कर दें? ओके कर देते हैं। तो A1 B2 C3 माइनस C2 B3 प्लस, अच्छा एक बात, यहां पे देखिए हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराया था इस y वाला का, तो वो माइनस हम क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं यहाँ, तो माइनस B1 इंटू, तो माइनस जब बाहर करेंगे ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस A2 C3 माइनस A3 C2, ओके, प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी जेड से डिवाइड करेंगे, तो जेड से 0 को डिवाइड करने का मतलब क्या है 0 आना। तो ये इक्वेशन बनी। तो ध्यान से इस टर्म्स को देखिए, ये वाला, इसी टर्म्स को जो है हम इस तरह से निरूपित कर सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। कैसे? A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3, ठीक है। ये जो टर्म्स आया है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको कैसे दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स की सहायता से इतना बड़ा ना करके हम सीधा सीधा इतना छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात ये जो मैट्रिक्स आई है, सॉरी, ये जो डिटर्मिनेंट बना है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी बड़ी होगी। आप घबराइए नहीं, मैं ये वैल्यूज लिखना सिखाऊंगा अभी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ओके, तो वीडियो पॉज करके इतना लिखिए फिर। तो मतलब क्या हुआ, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम इतना बड़ा सॉल्व ना करके सीधा सीधा इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। कैसे किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन को इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेके आएंगे, देखिए ये लिखा गया है। तो बताइए x, y और z के जो कोफिशिएंट है उनको यहां लिख दो, a1 b1 c1। देखिए यही लिखा हुआ था, यहां सेम टू सेम इसमें सेकंड वाले में a2 b2 c2 और थर्ड वाले में सेम टू सेम a3 b3 एंड c3। क्लियर बात इतनी? ओके। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये जो यहां पे लिखी गई है क्या है, a1 इंटू b2 c3 माइनस c2 b3, फिर क्या है माइनस लगा हुआ है b1 a2 c3 माइनस a3 c2, और फिर क्या लगा हुआ है प्लस c1 a2 b3 माइनस b2 a3। क्लियर? चलिए अगर मैं कहूं इसका ऑर्डर क्या है, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है बताइए, ये 3/3 की डिटरमिनेंट है कि नहीं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3। क्लियर? अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बताइए कितना है 3⁻2 अर्थात 3 × 3 अर्थात n स्क्वायर 9। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं
फैक्टोरियल 3, n फैक्टोरियल होता है ना, और ऑर्डर कितनी है 3, तो इसलिए फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात 6, 3 दूनी 6 का 6। तो आप बताइए यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको? देखिए एक टर्म्स ये और दूसरा टर्म्स देखो ये वाला माइनस के साथ होगा ना, a1 माइनस a1 इंटू C2B3, एक टर्म्स ये, दो टर्म्स हो गए इसमें, दो टर्म्स इसमें और दो टर्म्स इसमें, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6, और 6 आया भी है। क्लियर है बात इतनी? ओके, ये जो इसका ये किया गया इतना बड़ा, इसका जो ये वैल्यू है इसको बोलते हैं इसका प्रसार करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे किसी भी डिटरमिनेंट का हम प्रसार कैसे करते हैं। क्लियर है बात इतनी? ओके, तो आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। थैंक यू।